सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए हमारा आज का टॉपिक है टेक क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस के टॉपिक का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज हम प्रारंभ करेंगे टेक क्वेश्चंस। बिल्कुल इजी टॉपिक है, सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझेंगे और इसमें अंक प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं टेक क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स के बारे में बता देता हूं। कोई भी अगर मॉडल है, जैसे कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, या कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, कुछ भी, तो उसकी शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। अब जैसे इज है, ये मैंने लिखा इज। अब इसकी शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म इज प्लस नॉट, तो इज प्लस नॉट का हो गया इजंट। इस प्रकार से इजी वे में इजंट, ये इसमें प्लस करना होता है इस प्रकार से। अब जैसे किसी मॉडल का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मस्ट प्लस नॉट है। अब मस्ट प्लस नॉट, मस्ट की शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म क्रिएट करनी है, तो जैसे मस्टंट, मस्टंट, ये इसकी शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म क्रिएट हो गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब की और किसी भी मॉडल की शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो डिफरेंट है उनके बारे में अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से डिफरेंट मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि जिनकी शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अब देखते हैं इस प्रकार के कौन कौन से शब्द हैं। एक तो एम प्लस नॉट। एम प्लस नॉट का कभी भी एमंट नहीं होगा, आरंट होगा, आरंट। एक है सेल प्लस नॉट। सेल प्लस नोट का होगा शांत। एक है विल प्लस नोट। विल प्लस नोट की शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म होगी वॉन्ट। और एक है कैन प्लस नोट। कैन प्लस नोट की शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म होगी कांट। ये जो चार हैं, इन्हें आपको अलग से ध्यान रखना है, इनकी लर्निंग आपको अलग से होनी चाहिए, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि एम तो हेल्पिंग वर्ब है, सेल और विल हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल भी है, और कैन मॉडल है। तो इनका जो शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म है वो इस प्रकार से क्रिएट होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। टेक क्वेश्चंस में ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। ये तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स। तो अब हम प्रारंभ करते हैं रूल 1 टेक क्वेश्चन का। रूल 1 टेक क्वेश्चन में ये रूल होता है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टेक क्वेश्चन बनता है, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टेक क्वेश्चन बनता है। अब हम इसको एक उदाहरण से देखते हैं। तो रूल 1 में आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ईजी वे में आपके ये समझ में आएगा कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इसका टेक क्वेश्चन बनेगा नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसका टेक क्वेश्चन बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव टेक क्वेश्चन अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो इसका पॉजिटिव टेक क्वेश्चन बनेगा। ये इसका रूल 1 है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। पॉजिटिव टेक क्वेश्चन, देखिए रूल 1, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टेक क्वेश्चन, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टेक क्वेश्चन। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये मैंने लिखा ही इज नॉट ए स्टूडेंट। तो ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है टेक क्वेश्चन में, इसका नाम होगा स्टेटमेंट। इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट, इसको हिंदी में कह सकते हैं कथन। और इस प्रकार से आएगा और आपको यहाँ पे टेक क्वेश्चन लिखना है। ये जो पार्ट है ये आपको फिल करना है, इसमें आपको टेक क्वेश्चन लिखना है। अब ही इज नॉट ए स्टूडेंट, इधर की तरफ नेगेटिव हो गया, इधर नकारात्मक है, तो उधर की तरफ सकारात्मक, पॉजिटिव टेक क्वेश्चन बनेगा। अब जो भी हेल्पिंग वर्ब आई है, जो भी मॉडल है, उसी का यूज करना है। तो यहाँ पे आया है इज, तो ये इज ले लिया, और अब इसके बाद इधर से उतार देना है सब्जेक्ट, तो इज ही, ये बन गया इसका टेक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही इज
ए स्टूडेंट। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक है, तो इधर की तरफ जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अब नेगेटिव। तो इज का हो जाएगा इजंट, और ये उतार दिया सब्जेक्ट ही। तो ये 2 एग्जांपल्स इसको क्लेरिफाई करने के लिए एनफ है, पर्याप्त है। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रूल 1 क्या कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टेक क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टेक क्वेश्चन। अब ये जो है ही से लेके स्टूडेंट तक ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे स्टेटमेंट। इधर आपको कोमा लगा हुआ मिलेगा और इधर डॉट डॉट और क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में मिलेगा, और इसमें आपको फिल करना है, मतलब आपको तो अपनी आंसर बुक में लिखना है कि टेक क्वेश्चन क्या है। तो ही इज नॉट ए स्टूडेंट, ये नकारात्मक है तो उधर टेक क्वेश्चन सकारात्मक। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से ही क्रिएट होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आई है तो यहाँ पे इज और फिर ये ले लिया सब्जेक्ट ही, और नीचे ही इज ए स्टूडेंट, ये पॉजिटिव था स्टेटमेंट, इसलिए इधर इसका टेक क्वेश्चन बना है नेगेटिव, इज का कर दिया इजंट और ही। तो ये काफी अच्छी तरीके से आपको रूल 1 समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टेक क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टेक क्वेश्चन। अब हम प्रारंभ करते हैं इसका रूल 2। रूल 2 हमको क्या बताता है? रूल 2 हमको ये बताता है कि स्टेटमेंट में जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है या जो भी मॉडल दी गई है तो टेक क्वेश्चन बनाने के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब या उसी मॉडल का यूज करना है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए प्रारंभ करते हैं रूल 2। अब रूल 2 भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ही मस्ट डू दिस वर्क, ही मस्ट डू दिस वर्क, ये स्टेटमेंट है। अब इसका आपको टेक क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब या कौन सी मॉडल है? तो इसमें मॉडल है मस्ट। तो मस्ट इधर की तरफ पॉजिटिव है तो इधर करना है नेगेटिव। तो ये मस्ट का आपने कर दिया मस्टंट, और इधर से सब्जेक्ट ले लेना है मस्टंट ही। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सी वाज डूइंग दिस वर्क, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इधर की तरफ नेगेटिव टेक क्वेश्चन बनाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो वाज का वाजंट, वाजंट और सब्जेक्ट उतार देना है वाजंट शी। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको बेहतरीन समझ में आ गए होंगे कि जो भी मॉडल दी गई है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में मस्ट है, या जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है जैसे कि सेकंड एग्जांपल में वाज है, तो टेक क्वेश्चन बनाने के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब का या उसी मॉडल का यूज करना है। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शेल, विल, ये सब तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये सब मॉडल्स होती हैं। तो यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब दी गई है या मॉडल दी गई है तो टेक क्वेश्चन बनाने के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब का या उसी मॉडल का यूज करना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे रूल 3। अब रूल 3 हमें क्या बताता है? तो ये मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, फ्रेमिंग क्वेश्चंस में यस नो टाइप में मैंने आपको डू डज डिड का रूल बताया था, डू डज डिड की टेबल समझाई थी। डू डज डिड का जो रूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट रूल यही है टेक क्वेश्चन में कि यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई हो तो अपनी तरफ से डू, डज व डिड का यूज करना है। अब डू, डज व डिड का यूज कैसे करना है ये मैंने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चंस में यस नो टाइप में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। फिर मैं एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। यदि आंसर में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है और V1 में एस या ईएस है तो अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है डज। यदि आंसर में आपको मिल जाए V1 तो अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है डू, और यदि आंसर में आपको मिल जाए V2 तो अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है डिड। अब इस रूल 3 को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। He went to Kota, इसका आपको टेक क्वेश्चन बनाना। अब इसके अंदर ही तो सब्जेक्ट है, टू कोटा ऑब्जेक्ट है, वेंट ये मेन वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म है, मतलब वेंट यहाँ पर है V2। आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली तो अब अपनी तरफ से क्या हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है? V2 यहाँ पर दी गई है तो अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है डिड,
और इधर की तरफ ये पॉजिटिव है तो उधर की तरफ बनाना नेगेटिव, तो डिड का कर देना डिडंट, तो डिडंट ही, ये इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब और एग्जांपल्स इसमें देख सकते हैं, जैसे कि ही गोज टू कोटा। अब इसका टेक क्वेश्चन बनाना है, ही गोज टू कोटा। तो अब इसमें गोज V1 में एस या ईएस दिया गया है, स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो अब अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे, डज। और इधर की तरफ पॉजिटिव है तो उधर करना नेगेटिव, तो डज का कर देंगे डजंट। तो इसका हो गया डजंट ही, ये इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में फिर एक एग्जांपल देखते हैं कि दे गो टू कोटा, दे गो टू कोटा। अब इसका टेक क्वेश्चन बनाना है। अब आप देखिए कि ये गो V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है स्टेटमेंट में, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो वो अपनी तरफ से कौन सी हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है, डू। और इधर की तरफ पॉजिटिव है तो उधर करना है नेगेटिव, तो डू का कर दिया डोंट, तो डोंट दे, ये इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस में यस नो टाइप का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको डू डज डिड का नियम बहुत अच्छी तरीके से टेबल फॉर्मेट में समझाया हुआ है। तो रूल 3 टेक क्वेश्चन का हमको यही बताता है कि यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई हो तो अपनी तरफ से डू डज व डिड का प्रयोग करना है। तो तीनों एग्जाम्पल्स, एक डू का, एक डज का और एक डिड का, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल 4। तो रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 हमको ये बताता है कि टेक क्वेश्चन में हमेशा सब्जेक्ट के प्रोनाउन का यूज करना है। मतलब स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है ना वो तो नाउन हो सकता है, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन है तो उधर टेक क्वेश्चन के सब्जेक्ट के रूप में आपको उसको प्रोनाउन के रूप में चेंज करना है। अब प्रोनाउन का जो चेंज है वो एज ऑल ऑफ यू नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वचन पुरुष के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, एक वचन स्त्री के लिए हम शी का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता चाहे वो सजीव का हो चाहे निर्जीव का हो हम दे का यूज करते हैं, एक वचन में अगर निर्जीव है तो हम इट का यूज करते हैं, पशु पक्षी के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो ये प्रोनाउन आपको स्वयं को सेट करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं रूल 4 कि टेक क्वेश्चन में हमेशा सब्जेक्ट के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब इसको देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से। तो अब देखते हैं रूल 4। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कि मोहन वाज ए डॉक्टर। इसका टेक क्वेश्चन आपको बनाना है। अब वाज का तो कर दिया वाजंट, वाज का तो हो गया वाजंट। अब इसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट है मोहन, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है मोहन, मोहन तो व्यक्ति का नाम है। तो इधर टेक क्वेश्चन में सब्जेक्ट के रूप में केवल प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन का नहीं। तो मोहन है एक वचन पुरुष, तो एक वचन पुरुष के लिए हम प्रोनाउन सेट करेंगे ही। तो इसका टेक क्वेश्चन बनेगा वाजंट ही, ये इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। तो रूल 4 हमको ये बताता है कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक क्वेश्चन में प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। लेकिन यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन दिया गया है तो टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट नाउन नहीं लिख सकते, उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मोहन, तो मोहन के लिए हमने वहां पे यूज किया है ही। तो मोहन वाज ए डॉक्टर, इधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव करना था, तो वाज का तो कर दिया वाजंट और मोहन के स्थान पर लिखा है ही। एक बार फिर से मैं आपको प्रोनाउन की जो सेटिंग है वो रिमाइंड करवा देता हूं कि एक वचन पुरुष के लिए हम यूज करते हैं ही, एक वचन स्त्री के लिए हम यूज करते हैं शी, निर्जीव कर्ता अगर एक वचन में है जैसे कि बुक, कार, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट, पशु पक्षी अगर एक वचन में है तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट। और चाहे पशु पक्षी हो, चाहे सजीव कर्ता हो, चाहे निर्जीव कर्ता हो, अगर वो बहुवचन के रूप में चल रहे हैं तो उनके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं दे। तो यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन आ भी जाता है तो टेक क्वेश्चन बनाते समय आपको उसका प्रोनाउन यूज करना है, उसका प्रोनाउन आपको सेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं रूल 5।
रूल 5 में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी लर्निंग है। एक प्रकार से आपको याद करना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहेंगे आज्ञार्थक वाक्य, तो आज्ञार्थक वाक्य अंग्रेजी में 4 प्रकार से प्रारंभ होते हैं। V1 से, डू नॉट से, लेट या लेट से और प्लीज या काइंडली से। तो इनका जो टेक क्वेश्चन है वो फिक्स है, बस आपको याद कर लेना है। ये केवल आपकी लर्निंग पर आधारित है, इसमें अंडरस्टैंडिंग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। रूल 5 इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इनको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। इनका टेक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अब इनको एग्जाम्पल से देखेंगे। नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, राइट ए स्टोरी। राइट ए स्टोरी, इसके 2 टेक क्वेश्चन हो सकते हैं, विल यू या वॉन्ट यू। ये दोनों ही करेक्ट है, विल यू या वॉन्ट यू। इसके बाद में नंबर 2, डोंट राइट ए स्टोरी। इसका टेक क्वेश्चन होगा हमेशा विल यू। इसके बाद में नंबर 3, लेट हिम राइट ए स्टोरी। इसका टेक क्वेश्चन होगा विल यू। फिर नंबर 4, लेट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है लेट अस। तो लेट्स राइट ए स्टोरी। इसका टेक क्वेश्चन होगा शेल वी। और नंबर 5, शुरुआत में प्लीज या काइंडली, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। प्लीज या काइंडली राइट ए स्टोरी। इसका टेक क्वेश्चन होगा विल यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस, इनको हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। अब इनकी पहचान क्या क्या है, किस किस से प्रारंभ हो सकते हैं, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाऊं। V1 से, डू नॉट से, लेट या लेट्स और प्लीज या काइंडली। तो इनका टेक क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, ये फिक्स है, बस आपको याद कर लेना है। मतलब ये तो बिल्कुल आसान हुआ कि इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, इनका टेक क्वेश्चन याद कर लेना है। अब ये जो एग्जाम्पल्स है इनको आप बड़े ध्यान से देखिए और एक ही बार में ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। इनकी लर्निंग ये आपको याद हो जाएंगी। अभी देखिए नंबर 1, राइट ए स्टोरी। अब राइट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि राइट ए स्टोरी, एक कहानी लिखो। अब ये कोई टेंस का वाक्य तो है नहीं, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, V1 से प्रारंभ हुआ है। शुरुआत में V1 है और उसके बाद में ए स्टोरी है ऑब्जेक्ट। तो अगर V1 से प्रारंभ हो तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों ही करेक्ट है। विल यू भी लिखकर आ सकते हो आप और वॉन्ट यू भी लिख करके आ सकते हो। अब देखेंगे नंबर 2, डोंट। अगर V1 से प्रारंभ होता है तो पॉजिटिव होता है और उसके पहले जैसे डोंट लगा देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है कि डोंट राइट ए स्टोरी, एक कहानी मत लिखो। तो इसका जो टेक क्वेश्चन है वो फिक्स है। अगर डोंट से प्रारंभ है तो फिर आपको विल यू लिख करके आना है। अब लेट, ये पहचान है इसकी कि लेट हिम राइट ए स्टोरी। अब अगर लेट से कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उसका टेक क्वेश्चन फिक्स है विल यू। इसके बाद में लेट्स। अब लेट्स की फुल फॉर्म कई विद्यार्थी गलती से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कई विद्यार्थी इसको लेट इज समझ लेते हैं। लेट इज नहीं होता है, ये होता है लेट अस राइट ए स्टोरी। लेट्स राइट ए स्टोरी या लेट अस राइट ए स्टोरी एक ही बात है। तो इसका टेक क्वेश्चन फिक्स है, सेल वी आपको याद कर लेना है कि अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस लेट्स से प्रारंभ होता है तो उसका टेक क्वेश्चन आपको लिखना है शेल बी। और इसके बाद में लास्ट प्लीज या काइंडली, ये एडवर्ब्स होती हैं। प्लीज से भी प्रारंभ हो सकता है, काइंडली से भी प्रारंभ हो सकता है। प्लीज और काइंडली का हिंदी अर्थ होता है कृपया। तो प्लीज या काइंडली से अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस प्रारंभ है तो उसका टेक क्वेश्चन भी होता है विल यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है रूल 5। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है आज्ञार्थक वाक्य,
उसके मैंने जो भी आपको प्रकार बताए हैं एग्जाम्पल्स के आधार पर, यह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इनका जो टेक क्वेश्चन है ये तो आपको लर्न कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने मेरे इस वीडियो में आपको टेक क्वेश्चंस के जो 5 रूल्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। फ्रेमिंग क्वेश्चंस के साथ ही टेक क्वेश्चंस की भी एक्सरसाइज ग्रामर में दी गई है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स की मैचिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी टॉपिक है, इसी वर्ष कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। रूल 1 से 5 तक जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है उसका एक बार शॉर्ट में समरी मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगा कि सबसे पहले तो जो 4 मैंने आपको बताई मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स की शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स वो आपको याद कर लेनी है। अब रूल 1 में क्या था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव टेक क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव टेक क्वेश्चन। रूल 2 हमको क्या बताता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है स्टेटमेंट में या जो भी मॉडल दी गई है उसी का यूज करना है टेक क्वेश्चन बनाने के लिए। रूल 3 हमको क्या बताता है? रूल 3 हमको बताता है कि यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो अपनी तरफ से डू, डज व डिड का यूज करना है। रूल 4 हमको बताता है कि यदि स्टेटमेंट में नाउन है तो टेक क्वेश्चन में तो प्रोनाउन का ही यूज करना है। और रूल 5 में ये इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं जिनकी पहचान मैंने आपको बता दी, उनसे शुरू होने वाला एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इनका तो आपको डायरेक्ट लर्निंग है, बस इनको याद कर लेना है और फिक्स है इनका टेक क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।